Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials, which we discuss from Monday to Friday at 10 a.m. तो टीचर्स डे के ओकेजन पे जो स्पेशल ऑफर्स हैं वो अभी भी लाइव हैं, तो आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज़ पर 20% डिस्काउंट एंड वीडियो कोर्सेज पर 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑनवर्ड सनवर्ड। ऑनवर्ड यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, तो ये इसरो की जर्नी के बारे में है। इसरो इज़ मूविंग टू द नेक्स्ट गोल, ठीक है। और अभी जैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, तो अब नेक्स्ट मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और किस तरफ? सनवर्ड, यानी कि टूवर्ड्स द सन, ओके। और ये आपको क्विकली रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी। रीड करने के बाद पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। आज टाइपल का ऑपोजिट मीनिंग हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर ऑपोजिट नहीं, ठीक है, इसका ऑपोजिट मीनिंग नहीं फाइंड करना, इसका आप ठीक है, क्लोजेस्ट, ओके, क्लोजेस्ट, ठीक है, ठीक है। इसका क्लोजेस्ट जो होगा इन ऑप्शंस में से वो आपको मार्क करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। Roughly a week after the Indian Space Research Organization soft landed a robotic lander and rover on the moon's south pole region, it launched India's first space mission dedicated to studying the sun. तो अब एक वीक बाद, अभी एक वीक पहले चंद्रयान 2 जो है वो लैंड हुआ था, और उसके एक हफ्ते बाद लैंड होने के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंड होने के एक वीक बाद इसरो ने अपना पहला स्पेस मिशन, जो कि टारगेट करेगा सन को स्टडी करना, ठीक है। उसका मिशन क्या है? टू स्टडी द सन। तो वो लॉन्च किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आदित्य L1, और उस मिशन का नाम है आदित्य L1। जो स्पेसक्राफ्ट है जो स्टडी करेगा सन को, उसका नाम है। Barely half a day after the launch, ISRO announced that its lunar rover had completed the surface studies. अब यहाँ पर बात हो रही है, दोनों चीज़ों की बात हो रही है। अभी यहाँ पर जो लूनर मिशन था, जो चंद्रयान 3 था, उसकी भी बात हो रही है, और आदित्य L1 की भी बात हो रही है। तो barely half a day after the launch, यानी किसके लॉन्च की बात हो रही है? आदित्य L1। तो उसके लॉन्च के हाफ डे बाद ही इसरो अनाउंस दैट इट्स लूनर रोवर हैड कंप्लीटेड द सरफेस स्टडीज़। तो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर था, उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। जो मून की सरफेस पे उसे अपनी स्टडीज़ करनी थी, वो पूरी हो गई हैं। इट हैड प्लान्ड एंड दैट इट हैड बीन पार्क्ड अहेड ऑफ द 2 वीक लॉन्ग लूनर नाइट। और अब वो उसको पार्क कर दिया गया, यानी कि उसको स्लीप मोड में रखा गया है, क्योंकि अब वहाँ पर 2 वीक लॉन्ग लूनर नाइट है। मून पर क्या होता है कि अर्थ पे 14 डेज जितना वहाँ डे होता है, फिर अर्थ पे जितने 14 डेज जितनी ही वहाँ पर नाइट होती है, ठीक है। तो 14 डे लॉन्ग 2 वीक लॉन्ग डे एंड 2 वीक लॉन्ग नाइट। तो जो 2 वीक लॉन्ग डे था वो कंप्लीट हो गया है, अब 2 वीक लॉन्ग नाइट स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले उसे पार्क कर दिया गया है, ठीक है। दिस विजनेट इलस्ट्रेट्स अ सर्टेन मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये जो विजनेट वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी पीस ऑफ राइटिंग के लिए, जो किसी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ को शो करता है। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल या जो इवेंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, चंद्रयान 3 की सक्सेस, ठीक है, उसके बाद आदित्य L1 का लॉन्च, तो ये मिलकर क्या शो कर रहे हैं? ये बता रहे हैं हमें कि जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इससे पहले हम स्मॉल मिशंस से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो विजनेट यहाँ पर जो ये पीस ऑफ राइटिंग या कहें कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई, ये पहले दी हुई है, दिस विजनेट इलस्ट्रेट करना, शो करना किसी चीज़ को, ठीक है, या एज एन एग्जाम्पल बताना,
शो करना, ठीक है, टू शो विद एन एग्जाम्पल. तो इट illustrates a certain maturity on the part of the Indian space program. It enters a phase where its growth from strength to strength becomes indistinguishable from international leadership in space exploration. अब वो एक ऐसे फेज में एंटर कर रहा है, ऐसे दौर में एंटर कर रहा है जहाँ पे इट्स ग्रोथ फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. ग्रोथ फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मतलब आप एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस की तरफ बढ़ते हो. यहाँ पर कौन सी स्ट्रेंथ की बात हो रही है? अभी यहाँ पर चंद्रयान 3 के सक्सेस की बात हो रही है और फिर उसके बाद आदित्य L1 लॉन्च की बात हो रही है, ठीक है. तो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ यू ग्रो रैपिडली, यू अचीव वन सक्सेस, देन यू अचीव द नेक्स्ट गोल. तो ये उसकी बात हो रही है. तो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल. डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग देखना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है. तो इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आप फ़र्क नहीं बता सकते दो चीज़ों के बीच में. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल लीडरशिप है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जो स्पेस की लीडिंग एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड की लीडिंग एजेंसीज़ हैं स्पेस में, उनसे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसरो को. यानी इसरो की अचीवमेंट्स भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी कि बाकी स्पेस एजेंसीज़ की हैं. इवन एज इट कैरीज फॉरवर्ड एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग द सन. और अब जो है इसरो एक जो पुराना ट्रेडिशन है, यानी कि सन को पहले भी हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ से ही, ठीक है, लेकिन उसी को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, उसी को ही आगे डेवलप किया जा रहा है कि अब हम सन को स्टडी करेंगे फ्रॉम स्पेस, ठीक है. तो एग्जाम्प्लीफाइड बाय कोडाइकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी. एग्जाम्प्लीफाई करना, टू शो विद एन एग्जाम्पल. तो जो ये इलस्ट्रेट, ठीक है, एग्जाम्प्लीफाई, ये सिनोनिम्स आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ के सिनोनिम्स हैं कि इलस्ट्रेट का मतलब भी टू शो विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्प्लीफाई का मतलब भी कि एग्जाम्पल की हेल्प से शो करना. तो ये जो सन को स्टडी करने का हमारा ट्रेडिशन है वो कहाँ, तो किस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है? कोडाइकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी. यानी हम पहले से ही सन को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं और जो आदित्य L1 मिशन है वो उसी का ही एक एक्सटेंशन है. ओके. Aditya L1 will study the sun in multiple wavelengths with its suite of 7 instruments. तो जो ये मिशन है वो क्या करेगा? It will study the sun in multiple wavelengths. लाइट के जो है जो विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, बहुत डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पे जो है अलग अलग वेवलेंथ में हमें सन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये मल्टीपल वेवलेंथ्स में सन को स्टडी करेगा विद इट स्वीट. हमने पहले भी पढ़ा था कि एक जो अगर डिफरेंट पार्ट्स हैं मिलके काम करते हैं किसी चीज़ का, एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो स्वीट यहाँ पर जो डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है. तो स्वीट ऑफ 7 इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनका जो 7 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप है, कलेक्शन है, वो स्टडी करेगा सन को डिफरेंट वेवलेंथ्स में. 4 रिमोट सेंसिंग एंड 3 इन सीटू. तो ये 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें एक है रिमोट सेंसिंग 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सीटू 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. दैट इज़ बाय डायरेक्टली सैम्पलिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस. तो इसका मीनिंग दिया हुआ है कि वो डायरेक्टली एक स्पेस के एक पर्टिकुलर पोर्शन को, एक वॉल्यूम को वो डायरेक्टली स्टडी करेगा. Okay, even though it is the star closest to the earth and has been and continues to be observed by a panoply of telescopes, the sun still holds many secrets. हम जो सबसे closest star sun है हमारे, और उसे and has and continue to be observed by a panoply of telescopes, कि उसे बहुत लंबे टाइम से डिफरेंट टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व करते आए हैं सन को, ठीक है. पैनोप्ली ऑफ समथिंग मतलब अ रेंज ऑफ या अ नंबर ऑफ समथिंग. तो बहुत डिफरेंट, बहुत सारे टेलीस्कोप सन को ऑब्जर्व करते आए हैं. द सन स्टिल होल्ड्स मैनी सीक्रेट्स. लेकिन फिर भी अभी हमें सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, ठीक है. सम ऑफ देम आर सिंपली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. तो अब तो यहाँ पर यहाँ तक तो बताया हमें आदित्य L1 के बारे में. अब बात हो रही है कि इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि भले ही बहुत सारे टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं सन को, हमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं पता सन के बारे में. सम ऑफ देम आर सिंपली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, ऑल्दो दैट इज़ ईजियर सेड दैन डन गिवन द ब्रूटैलिटी ऑफ द सन्स स्टार्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कवर करनी है, लेकिन ये कहना आसान है, ठीक है, क्योंकि करना मुश्किल है. क्योंकि जो सन है, सन के आप जितना क्लोज जाओगे तो जो
सन की जो इन्फ्लुएंस है, सन की जो रेडिएशन है, उसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट जो है वो सन के ज़्यादा पास नहीं जा सकते। तो ब्रूटैलिटी यहाँ पर यूज़ किया, यानी जो जो हार्श जो एनवायरनमेंट है सन के आसपास उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रूटैलिटी ऑफ स्टार्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड। अच्छा, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? हम काफ़ी यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द पर्टिकुलर, दिस इज़ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नाउन है, पर्टिकुलर ऑफ सोलर विंड। जैसे प्लीज़ एंटर योर पर्टिकुलर्स, दैट मीन्स डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है किसी फॉर्म में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स का मतलब है जो डिटेल्स है, ठीक है। तो वन एग्जांपल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ सोलर विंड, कि सोलर विंड की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन। तो ये बता रहे हैं कि सोलर विंड क्या होती है। सोलर विंड इज जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन से बाहर आते हैं, दैट स्ट्रीम आउट, दैट कम आउट इन, दैट फ्लो आउट फ्रॉम द सन इनटू स्पेस, उसे हम सोलर विंड कहते हैं। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो, ठीक है, ओके, कंसिडरिंग द सोलर विंड इफेक्ट अफेक्ट्स स्पेस वेदर एंड इन टर्न द डिजिटल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, आदित्य L1's फाइंडिंग्स कुड इन्फॉर्म फ्यूचर स्पेस मिशंस एज वेल। तो क्योंकि सोलर विंड क्या करती है, वो स्पेस वेदर को अफेक्ट करती है, कि जो स्पेस में, स्पेस वेदर से मतलब है कि जैसे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोलर रेडिएशन का, क्योंकि सन में भी क्या होता है कि साइकिल्स होते हैं, कभी सोलर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट है हमारे, जो सैटेलाइट्स हैं, उनमें डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग सेंसर्स होते हैं, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आदित्य L1 की जो फाइंडिंग्स है, जो भी चीज़ें वो पता लगाएगा, कुड इन्फॉर्म फ्यूचर स्पेस मिशंस, वो हमें जो आने वाले स्पेस मिशंस हैं उन्हें कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अदर्स आर मिस्ट्रीज। तो एक तो ये है सोलर विंड, हमें पता है सोलर विंड क्या है, लेकिन कि वो अफेक्ट करती है सोलर वेदर को, और आदित्य L1 जब उसे स्टडी करेगा तो हमें हेल्प करेगी फ्यूचर स्पेस मिशंस में, ठीक है। दूसरे हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल मिस्ट्रीज हैं, जो जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। बंडल्स ऑफ फैक्ट्स नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिफिक थ्योरीज, की कुछ ऐसी हमें फैक्ट्स पता है सन के बारे में जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। जैसे द आर्केटाइपल एग्जाम्पल इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। तो सन के डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो सन की सरफेस से ज़्यादा जो आउटर जो सन की लेयर है कोरोना, वो ज़्यादा हॉट है। यूजुअली क्या होता है, हम ये समझते हैं कि अगर कोई फायर है तो फायर से अगर हम दूर जाएंगे तो हीट कम होती जाती है, ठीक है। तो सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है सन में। लेकिन जो सन की सरफेस है उससे भी दूर है कोरोना, उसके सन की सरफेस से ऊपर है कोरोना, ठीक है। एंड उस लेयर में भी वो लेयर ज़्यादा हॉट है एज़ कम्पेयर टू द सन सरफेस। तो ये हमें पता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है ये हमें नहीं पता। वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर इज़ 1000 टाइम्स हॉटर दैन द सन सरफेस। इतना ज़्यादा डिफरेंस है सन की सरफेस और सन के कोरोना में, लेकिन हमें उसका रीज़न नहीं पता। तो ये कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। In the next 4 or so months, Aditya L1 will travel to the L1 Lagrange point, a point 1.5 million kilometers from the Earth. तो next 4 months में L1 point, L1 क्या है, Lagrange point 1, वहाँ पर पहुँचेगा जो आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है। और ये पॉइंट कितनी दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, वेयर द स्पेस क्राफ्ट will have an unobstructed view of the star। और वहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1, वो लगातार सन को देख पाएगा। अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई भी बीच में बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, वो डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व कर सकता है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है।
while it stays in a halo orbit, halo यानी कि एक सर्कुलर ऑर्बिट कह सकते हैं हम, तो वो वहाँ पर L1 पॉइंट पर रहेगा और वो सन को ऑब्जर्व करता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर ही क्यों, L1 पॉइंट पर क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थ का और सन का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो वहाँ पर रहने के लिए मिनिमम फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। L1 पॉइंट पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट है तो बहुत कम फ्यूल रिक्वायर्ड है उसको अपनी जो ऑर्बिट है वो मेंटेन करने के लिए, इसीलिए वहाँ L1 पॉइंट पर भेजा गया है। टू डीपन इट्स रेलेवेंस, यहाँ पर रेलेवेंस का मतलब इम्पोर्टेंस। ओके, तो आदित्य L1 का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा किस चीज़ से बढ़ता है? आदित्य L1 विल ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट डेटा टू अर्थ एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके ऑब्जर्वेशंस लेनी है, डेटा अर्थ पर भेजना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेयर द डेटा डाउनलिंक एंड एनालिसिस पाइपलाइन विल हैव टू ऑपरेट विद अ सिमिलर हेस्ट। क्विकली डेटा कलेक्ट करके अर्थ पे ट्रांसमिट करना होगा और यहाँ पर फिर क्विकली जो डेटा है उसको ऑब्टेन करके, ठीक है, उसको एनालाइज करना होगा। हेस्ट मतलब जल्दी से, सो दैट साइंटिस्ट कैन पीस टुगेदर अ कॉन्करेंट इमेज ऑफ द सन, ताकि जो डिफरेंट डेटा को कंबाइन करके एक सन की इमेज बनाई जा सके। कॉन्करेंट मतलब जो साथ में हो रहे हैं प्रोसेस, तो जैसे वो ऑब्जर्वेशंस आएंगी उन ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके सन की इमेज बनानी है। ठीक है, दिस विल हैपन एट द सेम टाइम। वहाँ से ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और यहाँ पर सन की इमेज फॉर्म की जाएगी। So ISRO has also demonstrated its ability to handle complex navigational tasks in interplanetary missions. तो इसरो ने पहले भी शो की है अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता कि कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल टास्क की स्पेस में नेविगेट कैसे किया जाए। अर्थ पर हम कैसे नेविगेट करते हैं? अब तो हम जीपीएस या गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले मैप्स हमें फिजिकल मैप्स यूज़ करते थे या स्टार्स की हेल्प लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे जो सेलर्स होते थे। तो ऐसे ही स्पेस में भी नेविगेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसरो ने अपनी जो ये एबिलिटी है वो शो की है कि वो स्पेस में भी नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, ख़ासतौर पे इंटरप्लैनेटरी मिशंस, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पर, दूसरे हेवनली बॉडीज़ पर, इंक्लूडिंग द लूनर स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान। ओके, विद हेल्प फ्रॉम फॉरेन स्पेस एजेंसीज। तो बाकी फॉरेन स्पेस एजेंसीज से भी हेल्प ली है। ठीक है, लेकिन इसरो ने शो किया है कि कैसे वो उसके पास एबिलिटी है स्पेस में नेविगेट करने की। एंड द अटेंडेंट स्किल्स। अच्छा, अटेंडेंट कौन होता है? कोई असिस्टेंट को हम अटेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, कोई सर्वेंट होता है तो उसके लिए भी हम अटेंडेंट यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर सर्वेंट या अटेंडेंट का क्या मीनिंग आ रहा है? नहीं, क्योंकि जब नाउन की तरह यूज़ होता है अटेंडेंट, तो फिर वो इट रेफर्स टू अ पर्सन जो कि एक सर्वेंट हो सकता है या फिर एक असिस्टेंट हो सकता है। लेकिन ये स्किल्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है अटेंडेंट, तो वहाँ मतलब होता है कि ऐसे स्किल्स जो किसी चीज़ के साथ आई हैं। तो जैसे इसरो ने बाकी स्पेस एजेंसीज़ के साथ मिलके नेविगेशन, जो कॉम्प्लेक्स नेविगेशन है वो पहले किया है, तो वो जो स्किल्स ऑब्टेन किए हैं इसरो ने, वो अब हेल्प करेंगी आदित्य L1 मिशन में। ठीक है, ब्रिंग टू बियर यानी कि दे विल बी अप्लाइड, कि जो स्किल्स इसरो ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की हैं वो अब अप्लाई होंगी आदित्य L1 मिशन में। टेकन टुगेदर, while आदित्य L1 सीम्स रिलेटिवली सिंपल गिवन इसरोज रीसेंट अचीवमेंट्स। अगर हम देखें तो अभी जो मून पर लैंडिंग हुई है, तो उसके कंपैरिजन में, चंद्रयान 3 के कंपैरिजन में ऐसा लगता है कि ओके, आदित्य L1 तो एक सिंपल मिशन होगा कंपैरेटिवली। It gives the Indian space program and the national solar physics community one more boundary to push. लेकिन ये हमें एक नई बाउंड्री, एक नया गोल हमें दे रहा है। ठीक है, पुशिंग द बाउंड्रीज मतलब कि जो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उससे एक कदम आगे जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमने मून पर स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंड कराया है, नेक्स्ट जो गोल है पुशिंग द बाउंड्री, अपने लिमिट्स से आगे जाने की कोशिश करना। तो अब हम वो जो आदित्य L1 है वो इसरो को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सोलर फिजिक्स जो कम्युनिटी है उन्हें भी, कि वो एक नई बाउंड्री को पुश करें, हमने जितना अचीव किया उससे एक स्टेप आगे जाएं। सो ये एडिटोरियल हमारा आज आदित्य L1 पे था। ओके, तो
आर्कटाइपल, ये हमने अभी देखा था। आर्कटाइपल यानी कि एक टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है। आर्कटाइपल एग्जाम्पल इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो आर्कटाइपल से बहुत सिमिलर है? आर्कटाइपल का मीनिंग एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। हम टिपिकल भी कह सकते हैं इसको। टिपिकल यानी कि जैसे अगर एग्जाम्पल दें कि ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है, यानी या ये एक ही इज़ अ टिपिकल बिजनेसमैन, अगर हम वो एग्जांपल लें तो आपके माइंड में जो बिजनेसमैन की इमेज आई होगी, ठीक है, तो वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो यानी कि एक अच्छा एग्जांपल किसी चीज़ का, ओके। तो यहाँ पर है लेजिटिमेट, क्लासिक, कॉन्सर्टेड, प्रोस्पेक्टिव, रिजर्जेंट। लेजिटिमेट लीगल, ठीक है, तो लीगल तो एग्जाम्पल से रिलेटेड हम नहीं कह सकते। क्लासिक, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। क्लासिक मतलब वही टिपिकल, ठीक है। तो क्लासिक और आर्कटाइपल ये जो है वो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो बी आंसर होगा। बाकी वर्ड्स भी हम देख लेते हैं। कॉन्सर्टेड मतलब मिलके हम कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्सर्टेड होगा, तो ये मीनिंग भी नहीं हो सकता। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट यानी ऐसा पर्सन, ऐसा क्लाइंट जो ऐसा पर्सन जो फ्यूचर में क्लाइंट बन सकता है, तो वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होगा। रिजर्जेंट, सर्च करना, राइज करना। रिजर्जेंट होता है कि दोबारा से आप, जैसे अभी कुछ टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है, फिर अचानक से फिर से एक्टिविटी बढ़ती है या फिर से कोई किसी की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ डी भी वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, तो बी ही इसका आंसर होगा, क्लासिक। ओके, अच्छा, क्लासिक नॉवेल भी तो होती है, तो वहाँ पर क्या मीनिंग है? जो एक लंबे टाइम तक हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल की बात करें, ठीक है, और फिर लंबे टाइम तक उसको अप्रिशिएट किया जाता है और माना जाता है कि हाँ ये एक बहुत इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर क्लासिक हम कहते हैं। ओके, तो वो क्लासिक एक मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है टिपिकल, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे हमने पढ़े, ओके। तो ऑल्दो ये इट्स रेयर कि एग्ज़ाम में आएगा, पर एडिटोरियल में गिवन है तो हमने पढ़ा। बाकी ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब हमें पता होने चाहिए, ठीक है, वो यूजुअली आ जाते हैं। तो आपको क्विक रेफरेंस के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, और जो मंथली वो कैब है वो भी आपको अवेलेबल होगी PDF फॉर्मेट में। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।